अब हम क्लास 10th का न्यू चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, ठीक है। जैसा नाम है वैसे ही इसका काम भी है, ठीक है। तो नाम की मीनिंग अभी समझेंगे। इसको शार्ट में बोला जाता है एपी। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। शार्ट में कई बार एपी लिखा रहेगा तो आपको समझना है कि यह समांतर श्रेणी की ही यहाँ पर बात की जा रही है। वास्तव में समांतर श्रेणी होती क्या है, तो इसके नाम में ही इसकी मीनिंग छुपी हुई है। कैसे नाम में मीनिंग छुपी हुई है, देखिए पहले एक एक को देखते हैं हम। पहले समांतर की बात करते हैं। समान अंतर क्या होना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए। किसका अंतर समान होना चाहिए, कुछ एग्जाम्पल डेली लाइफ के हम एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये डेली लाइफ में भी इसका बहुत ज़्यादा अनुप्रयोग है, ठीक है ना। और डेली लाइफ की हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेके समांतर श्रेणी को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मान लिया जाए कि आपकी स्कूल जब स्टार्ट होता है, क्लास लगती है, तो उससे पहले प्रेयर होती है। और प्रेयर होते समय में आपने देखा होगा कि हर क्लास के बच्चों की एक इस प्रकार से लाइन लगा दी जाती है ना। लाइन लगा दी जाती है मतलब आपको कहा जाता है कि अपनी ऊंचाई के अनुसार खड़े हो जाइए, अपनी ऊंचाई के अनुसार खड़े हो जाइए। छोटा बच्चा सामने खड़ा रहेगा और बड़ा बच्चा पीछे रहेगा, और इस प्रकार से बच्चे खड़े होते हुए जाते हैं और इस प्रकार से खड़े हो जाते हैं। यदि मान लिया जाए कि एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सपोज करें कि ये बच्चा जो है, ये बच्चे की 60 इंच की हाइट है, ठीक है। 60 इंच की नहीं बोल रहा हूँ मैं, 40 इंच की हाइट है, ठीक है। इंच में बोल रहा हूँ। और ये 40 इंच की, और इस बच्चे की 41 इंच की हाइट है या 42 इंच की हाइट है। ये 44, 46, 48, 50 और इस प्रकार से बच्चों को क्या है, कुछ बच्चों को यहाँ पर क्रमवार खड़ा किया है। आपने देखा कि पहले नंबर का जो बच्चा खड़ा हुआ, दूसरे नंबर का बच्चा, दोनों में अंतर कितनी इंच का है, तो 2 इंच का है। आपसे बोला जाएगा कि यहाँ पर कितने का अंतर है, तो 2 का। यहाँ पर कितने का अंतर है, 2 का। यहाँ पर कितने का अंतर है, 2 का। यहाँ पर कितने का अंतर है, 2 का। ऐसा सामान्यतः तो नहीं होता कि एक बच्चे की हाइट 40 और 50 और इसी प्रकार से हो। दूसरे तरीके से हम ये समझते हैं कि दोनों बच्चों के बीच में सपोज करें कि आपकी इस प्रकार से लाइन लगी और आपके टीचर ने बोल दिया कि भैया दोनों बच्चों के बीच में समान गैप होना चाहिए, समान गैप से अंतर होना चाहिए। कई बार आपसे बोला जाता है कि ऐसा हाथ कर लीजिए और उतनी दूरी पर दूसरा बच्चा खड़ा रहेगा, इतने गैप में ऐसी लाइन बना दीजिए। तो मान लिया जाए ये 3 फीट पर, दोनों बच्चों के बीच में 3 फीट का अंतर है, दोनों बच्चों के बीच में 3 फीट का अंतर है, 3 फीट का, 3 फीट का, 3 फीट का, और इसी प्रकार से लाइन आपकी ये लगी हुई है और सब में 3-3 फीट का अंतर है, ठीक है। आपने क्या देखा कि हर बच्चे के बीच में जो अंतर है ना वो समान है, तो यही बनता है समान अंतर, यानी कि समांतर की यहाँ पर बात की जाती है। यदि हम और एक आध एग्जाम्पल की बात करें, मान लिया जाए कि हमारे पास में कोई एक गुल्लक है। गुल्लक आप जानते हैं, गुल्लक मतलब कोई मटका है और इसमें इस प्रकार से छेद होता है और हम बचत का पैसा उसके अंदर जमा करते जाते हैं, ठीक है ना। मान लिया जाए कि किसी ने गुल्लक बनाई और गुल्लक में उसको मंथली, महीने की जो भी तनख्वाह मिलती है, जो भी वेतन मिलता है, और खर्च करने के बाद में जो पैसा बचता है, मान लिया जाए कि उसने डिसाइड किया कि मैं क्या करता हूँ कि हर महीने में 500-500 रुपये इसमें जमा कर देता हूँ। बात समझ में आ रही, क्या बोलना चाह रहे हैं हम। हमारे पास में एक गुल्लक है, हमारे पास में या किसी भी व्यक्ति के पास में एक गुल्लक है, और वो ये चाहता है कि मैं हर महीने में इसमें कुछ ना कुछ पैसे जमा करूं, और कुछ ना कुछ क्या जमा करूं, मैं हर महीने के 500 रुपये इसमें डालते जाऊंगा। यदि मान लिया जाए कि ये गुल्लक है और 5 साल बाद इसके अंदर कितना पैसा जमा होगा, तो हमें कैलकुलेशन करना होगा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और यदि आपको समांतर श्रेणी अगर मालूम है तो आप फटाफट इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है ना। 50 साल बाद कितना पैसा जमा हो जाएगा इसके अंदर, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर सूत्र लगा के, और समांतर श्रेणी का सूत्र लगा के यहाँ पर आप बड़े आसानी से बता सकते हैं। देखिए ध्यान देना इधर, और एक आध एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया जाए कि हमारे पास में कोई संख्याओं का समूह है, और संख्याएं इस प्रकार से है कि एक संख्या 3 है, दूसरी संख्या 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर 15 है, फिर 18 है, और इसी प्रकार से आगे लगातार कंटिन्यू है। ध्यान देना इधर, पहली संख्या दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाया जाए तो कितना बच रहा आपके पास में, 3 बच रहा। इसमें से इसको घटाया जाए तो 3 बच रहा, इसमें से इसको घटाया जाए तो 3 बच रहा, इसमें से इसको माइनस किया जाए तो 3 बच रहा, और इसी प्रकार आगे कंटिन्यू है।
सब में अंतर कितने का है? 3 3 का अंतर है, तो इसको क्या बोला जाएगा? समांतर। समांतर क्या बोला जाएगा? समान अंतर। और यदि मान लिया जाए कि एक आध जगह अगर गड़बड़ हो गई, यहां पर 16 हो गया, ठीक है, तो यहां पर कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। यहां पर फिर कितने का अंतर हो गया? केवल 2 का अंतर हो गया। अब समांतर है क्या? यहां समांतर है, यहां समांतर है, यहां पर भी समान अंतर है, लेकिन एक पद ने क्या कर दिया? यहां पर गड़बड़ कर दी। ठीक है, गड़बड़ कर दी मतलब अब पूरी की पूरी जो श्रेणी रहेगी वो समांतर नहीं रहेगी, ये क्या रहेगी? असमांतर हो जाएगी, या फिर और कोई श्रेणी हो सकती है। अब देखिए, पहला पद 2 है, दूसरा पद 4 है, तीसरा पद 8 है और चौथा पद 16 है, और इस प्रकार से लगातार यहाँ पर चलते जा रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 4 का अंतर है, यहाँ पर कितने का अंतर है? 8 का अंतर है। मतलब अगले पद में से पिछले पद को माइनस करेंगे तो समान अंतर है क्या? समान अंतर बिल्कुल नहीं है, तो समांतर नहीं होगा। कहने का मतलब इस पूरे चैप्टर में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें पदों का जो अंतर रहेगा, क्रमागत पदों का अंतर रहेगा, वो क्या रहेगा? समांतर रहेगा। अब बात करते हैं, मेरे ख्याल से समांतर बात समझ में आ गई यहां पर। अब बात करते हैं हम श्रेणी की। श्रेणी क्या होता है? तो श्रेणी को समझने के लिए हमारे पास में कुछ शब्द है और उन शब्दों को समझना होगा। और वो शब्द क्या है? पहली बात तो कुछ अनुक्रम होता है, अनुक्रम। उसके बाद में अनुक्रम को समझना होगा, फिर उसके बाद में श्रेणी क्या होती है इसको समझना होगा, और फिर उसके बाद में सीरीज, ठीक है ना? श्रेणी और श्रेणी, क्या? श्रेणी। ये 3 शब्द है और 3 शब्दों में अंतर समझना बहुत जरूरी है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। और अंतर क्या होता है ये देखिए आप। अनुक्रम नाम से क्लियर है। अनुक्रम मतलब जो ऐसा क्रम जो किसी का अनुसरण करता है या किसी नियम का पालन करता है। बात समझ में आई? ऐसा क्रम जो क्या करता है? किसी नियम का पालन करता है। देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 2 4 8 16 और 32 और डैश 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 कंटिन्यू। हमारे पास में इस प्रकार से कुछ पद है, ये किसी एक नियम का पालन कर रहा है। किस नियम का पालन कर रहा? 2n। अगर मैं n का मान 1 रख देता हूं तो ये आ जाएगा। n के जगह अगर 2 रख देता हूं तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा। n के जगह अगर 3 रख देता तो 2 की घात 3 यानी कि 2 गुणित 2 तो कितना हो गया? 8। इसी प्रकार से 2 की घात अगर 3 रखता हो तो या 4 रखता हो तो 16 हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है? ये किसी एक नियम का पालन कर रहा है, मतलब इसका अगला पद किसी न किसी नियम के तहत आ रहा है, तो इसको क्या बोला जाएगा? अनुक्रम कहा जाएगा। कहने का मतलब हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि संख्याओं का संग्रह। देखिए इसी के आधार पर हम परिभाषा यहां पर हम बना सकते हैं। परिभाषा कैसी बनेगी? संख्याओं का संग्रह, संख्याओं का संग्रह, है ना? हमारे पास में क्या है? कुछ संख्याएं हैं, उस संग्रह की बात कर रहे हैं। हमारे पास में क्या है? कुछ संख्याएं हैं। उस संख्याओं के का संग्रह कैसा होना चाहिए? जिसका प्रत्येक अगला पद प्रथम पद को छोड़कर क्या हो रहा? प्रथम पद को छोड़कर किसी नियम का अनुसरण करता है, किसी निश्चित नियम का अनुसरण करता है। देखना परिभाषा क्या बोल रहा हूं मैं, अनुक्रम की करता है। इसको वैसे देखा जाए इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सीक्वेंस। और श्रेणी जो है इसको बोला जाता है प्रोग्रेशन, और इसको बोला जाता है सीरीज। क्या बोला जाता है? सीरीज। ध्यान देना, इधर मेरे पास में 2 4 8 16 32 है। ये किस नियम का अनुसरण कर रहा? 2n का अनुसरण कर रहा। n का मान जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा? अगला पद यहां पर आते जा रहा। इसी प्रकार से अगर मैं लिख देता हूं कि 5 10 15 20
25 और डैश 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 कंटिन्यू। ये किस नियम का अनुसरण कर रहा? प्रत्येक अगला पद पिछले पद में 5 को जोड़ने पर प्राप्त होते हुए यहां पर जा रहा। तो ये सारे के सारे इस प्रकार से है, तो ये क्या बनेंगे? अनुक्रम बनेंगे। अनुक्रम बनाने के लिए क्या चाहिए हमें कि अगला पद लाने के लिए पिछले पद के साथ में कुछ न कुछ एक नियम रहेगा, तो ये नियम के तहत इसके पद इस प्रकार से आते जाएंगे। यहां पर क्या बोला? प्रथम पद को छोड़कर। प्रथम पद को छोड़कर क्यों? प्रथम पद में क्या होता है कि इसके पहले कोई पद नहीं होता है, इसलिए हम अगले और पिछले पद की बात नहीं कर सकते ना। भाई ये वाला पद कैसे आया? पिछले पद में आपने क्या कर दिया कि ये पद आया, तो पिछला पद है ही नहीं, यही खुद पहला पद है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि पहले पद को छोड़कर बाकी के समस्त पद पिछले पद के किसी एक नियम का अनुसरण करते हैं, उसको क्या बोला जाएगा? अनुक्रम कहा जाएगा। अब श्रेणी क्या होता है? श्रेणी, तो श्रेणी, हमें श्रेणी ही पढ़ना है। इस चैप्टर में क्या लिखा है? समांतर श्रेणी। श्रेणी का मतलब ये होगा कि ये 3 प्रकार की श्रेणी आपको पढ़ने को मिलेगा। एक तो एपी है जिसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है, दूसरा है जीपी जिसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोला जाता है, और एक है एचपी। ये सब 11th क्लास में पढ़ना है। जीपी और एचपी 11th क्लास में पढ़ना है। मेन तो जीपी पढ़ना है, और कुछ यदि आप रेफरेंस बुक वगैरह से पढ़ते तो वहाँ पर एचपी भी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। मेन तो अभी हम एपी की बात करते हैं, इसलिए अभी इसकी हम बात ही ना करें, ठीक है ना। एपी क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। ये लिखा हुआ है यहाँ पर समांतर श्रेणी। इसमें क्या होना चाहिए समांतर श्रेणी में कि अगला पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होना चाहिए। आई बात समझ में? नहीं, देखिए अगला पद ये वाला श्रेणी है, क्या है? श्रेणी है ये वाला। ये सीक्वेंस भी है, कहने का मतलब ये अनुक्रम भी है और क्या है? श्रेणी भी है। कहने का मतलब जितनी भी श्रेणी रहेगी वो सारे अनुक्रम रहेंगे, लेकिन सभी अनुक्रम श्रेणी हो इसकी गारंटी नहीं है। आई बात समझ में? फिर से और एक बार, एक मैं और लिख रहा हूँ। एक में अगर 3 को जोड़ दिया तो 4 आ गया, 4 में अगर 4 को जोड़ दिया तो 8 आ गया, 8 में 5 को जोड़ दिया तो 13 आ गया, 13 में 6 को जोड़ दिया तो 19 आ गया, और डैश 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 कंटिन्यू। देखिए यहाँ पर क्या अनुसरण कर रहा। पहले पद में क्या जोड़ा? 3 को जोड़ने के बाद में 4 आया। इसमें 4 को जोड़ा तो ये आ गया 8। 8 में 5 को जोड़ा तो आ गया 13। 13 में 6 को जोड़ा तो 19 आ गया। मतलब हम अगला पद कैसे प्राप्त कर रहे हैं? इसमें जो भी ऐड किया हमने उससे 1 अंक ज़्यादा ऐड किया, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा अनुक्रम बनेगा, लेकिन समांतर श्रेणी नहीं बनेगा। क्यों समांतर श्रेणी नहीं बनेगा? क्योंकि इसका अंतर कितना है? 3, इसका अंतर कितना है? 4, इसका अंतर कितना है? तो अंतर ज़्यादा, यहाँ पर अंतर 5 है, तो समान अंतर नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं बनेगा। क्लियर? तो मेरे ख्याल से श्रेणी बात क्लियर है। समांतर श्रेणी किसको बोला जाता है? इसका प्रकार है समांतर श्रेणी, ठीक है। उस पर अभी हम बाद में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मेन तो यही हमें यहाँ पर पढ़ना है। ओवरऑल इतनी बात याद रखना कि जितनी भी मैंने लिखी है वो सारे अनुक्रम है, लेकिन श्रेणी होना ये जरूरी नहीं है। अब श्रेणी किसको बोला जाता है? श्रेणी का मतलब चाहे अनुक्रम हो चाहे श्रेणी हो। सीरीज, ये नाम बड़ा पॉपुलर है इसका, सीरीज। आप क्या करते? कोई उत्सव वगैरह होता तो क्या करते? सीरीज चालू करते हैं, अपने घर वर में सजाते हैं, है ना। कोई प्रोग्राम होता है तो घर को सजाने के लिए श्रेणी का उपयोग करते हैं। और श्रेणी कैसी होती है? एक लाइट और उससे दूसरा लाइट जुड़ा होता है, फिर तीसरा लाइट जुड़ा होता है, फिर चौथा लाइट जुड़ा होता है, पांचवा, और इस प्रकार से क्या होते हैं? एक श्रेणी बनती है। और यहाँ पर प्लस माइनस हम क्या करते हैं? बिजली से जोड़ देते और सारे लाइट जलने लगते हैं। एक लाइट को करंट दे दिया, सारे लाइट जलने लगते हैं, तो सीरीज बन गए नहीं। सेम वही सीरीज है। यदि हम इसके बीच में प्लस प्लस लगा दे, मतलब सबको जोड़ दे, जितने भी पद है, तो आपके पास में क्या मिल जाएगी? एक श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? अनुक्रम किसको बोला जाता है? अगला पद पिछले पद से किसी नियम का अनुसरण करता है, अनुक्रम कहलाता है। श्रेणी एपी, जीपी और एचपी होती है। अगर हम एपी की बात करेंगे तो अगला पद पिछले पद में किसी एक संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है।
तो ये तीनों में हमें अंतर पता चल गया। अगर तीनों ये पूरे पदों में अगर प्लस लगा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, श्रेणी बन जाएगा। मेरे ख्याल से अभी हमें मेन तो इस चैप्टर में जो बातें पढ़ना है उस बात को कंसंट्रेट करना चाहिए। ठीक है, हमें पढ़ना है समांतर 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 श्रेणी श्रेणी, ठीक है ना, जिसको बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में बोला जाता है ए डॉट पी डॉट। कई बार आपको ए डॉट पी डॉट के भी नाम से, ए पी के भी नाम से इसको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं। ए पी का मतलब समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी मतलब देखिए, मान लिया जाए कि पहला पद 3 है, दूसरा पद 5 है, ठीक है ना, ये 7 है, 7 के बाद 9 आ गया, 9 के बाद 11 आ गया, और इस प्रकार से आगे लगातार चलते जाएगा। मुझे एक बात बताइए कि इसका अगला पद क्या होगा। इसको देख के कुछ बता सकते क्या आप कि अगला पद क्या होगा? तो आप बोलेंगे कि इसमें इसकी अपेक्षा ये 2 ज़्यादा है, इसकी अपेक्षा ये क्या है, 2 ज़्यादा है, 2 को जोड़ दिया यहाँ पर, ये भी कब प्राप्त हुआ, इसमें +2 को कर दिया, इसमें 2 को जोड़ दिया तो ये आ गया, और इसमें 2 को जोड़ दिया तो ये आ गया। तो अगला पद अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप क्या करेंगे, इसमें भी 2 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो आपने अगला पद बता दिया, ठीक है ना। समान अंतर है तो आपने इस अंतर से निकाल के अगला पद यहाँ पर बता दिया। मैं आपसे पूछूंगा कि इसका 118वां पद ज्ञात कीजिए, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। मैंने आपसे अगर बोला कि भाई इसका ऐसा करिए कि 250वां पद ज्ञात कीजिए, तो टाइम लगेगा, ऐसा जोड़ते हुए जाएंगे तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये सारे प्रॉब्लमों को सॉल्व करने के लिए हम समांतर श्रेणी को पढ़ रहे हैं, और सूत्र की विधि से और समांतर श्रेणी का चैप्टर समझने के बाद में ये सारी प्रॉब्लम में हम बड़े आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यदि आपसे बोला जाए कि ऐसे पद है, ये तो बड़े सिंपल से पद दिखाई दे रहे हैं, और थोड़ा सा ऐसे को जहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा हो, यहाँ पर जो अगला पद पिछले पद में कोई विशेष संख्या या बड़ी संख्या को जोड़ने के बाद प्राप्त होता है, तो ऐसी संख्या में अगर आपको बोला कि ऐसी श्रेणी में 100 पद है या 1000 पद है, उनका योगफल ज्ञात करिए, तो मेरे ख्याल से फिर और उसको ज्ञात करने में हमें और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में ऐसी प्रॉब्लम को बड़े आसानी से हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। हम क्यों बता पा रहे हैं कि अगला पद क्या होगा? हम इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास में क्या है, कुछ पद पहले से दिए हुए हैं। तो हमारे पास में कितने पद होना चाहिए कि ताकि अगला पद हम बता सके। तो हमारे पास में यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास में पहला पद मालूम है, दूसरा पद मालूम है, तो तीसरा पद हम बता सकते हैं कि अगला पद क्या आने वाला है। सही बोल रहा हूँ मैं? आपने ये देखा कि पहला पद 2 है, दूसरा पद कितना 4 है, तो तीसरा पद क्या होगा? तो आप बोलेंगे कि सर तीसरा पद तो 6 होगा। मैं तो अभी समांतर की बात ही नहीं कर रहा हूँ भाई। मैंने क्या किया, पहला पद 2 लिखा, दूसरा पद 4 लिखा, तो तीसरा पद आपसे पूछा तो आपने बता दिया कि इसकी अपेक्षा ये 2 ज़्यादा है, और इसकी अपेक्षा 2 ज़्यादा मतलब अगला पद क्या होगा, 6 होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इसकी अपेक्षा ये डबल है, तो इसकी अपेक्षा डबल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब 6 भी आ सकता, 8 भी आ सकता, अगर मैं समांतर की बात ना करूं तो कोई भी श्रेणी या श्रेणी तब बनेगी जब कम से कम आपके पास में क्या हो, 3 पद दिए हो। यदि मान लिया जाए कि यहां पर 2 का अंतर है, यहां पर भी 2 का अंतर है, तो अगला पद गारंटेड है कि 8 आएगा। यदि यहां पर 2 है, यहां 4 है, तीसरा पद 8 है, तो गारंटेड है कि क्या आएगा, 16 आएगा। कहने का मतलब श्रेणी या श्रेणी तभी बोला जाएगा जब, श्रेणी या अनुक्रम भी बोल सकते हैं हम, तभी बोला जाएगा जब कम से कम 3 पद आपको दिए हो, और 3 पद से ज्यादा या 2 पद दिए हो तो हम उसको श्रेणी या अनुक्रम नहीं बोल सकते, ठीक है ना। क्योंकि 2 पद के बाद में तीसरा पद की सियोटी नहीं होती कि क्या आएगा। अच्छा चलिए ठीक है, अब ध्यान देना इधर। मैं अगर यहां पर डैश डैश लगाऊं, ये इस प्रकार से डैश डैश लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है, पहला पद 3, 5, 7, 9, 11, 13 और इसके बाद और पद आने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके आगे और पद आएंगे।
ठीक है ना। तो जब पद आएंगे तो कितने पद आएंगे तो नहीं मालूम, कितने पद आएंगे तो नहीं मालूम। अगर ऐसा डैश डैश लगा है तो आपसे बोला जाए कि पदों की संख्या बताइए, तो 1 2 3 4 5 6, और आगे भी तो और है जो लिखे नहीं है, 7 8 9 10, पता ही नहीं कितने हैं। तो ऐसे श्रेणी को क्या बोला जाता है, अपरिमित श्रेणी, अपरिमित, अपरिमित श्रेणी। ध्यान देना, अपरिमित श्रेणी की परिभाषा क्या बनेगी, या ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित न हो, संख्या पदों की संख्या कितने पद है निश्चित न हो, तो इसको क्या बोला जाएगा, अपरिमित श्रेणी कहा जाएगा। इसी को अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 3 5 7 9 11 कितने पद है, तो आप तुरंत गिन के बता देंगे कि 2 4 और 1 5, 5 पद है। डैश डैश नहीं लगा मतलब 5 पद है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने गिन लिए, पदों की संख्या को गिन लिया, तो इसको क्या बोला जाएगा, परिमित, परिमित, परिमित श्रेणी। बात समझ में आ गई। परिमित श्रेणी और अपरिमित श्रेणी क्या होती है ये हमें मालूम होना चाहिए। जिसमें ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो उसको परिमित श्रेणी, और जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित हो यानी कि हम गिन नहीं सकते उसको अपरिमित श्रेणी कहा जाता है। अब आ जाते हैं हम मेन बात पर, ठीक है। मेन बात पर मतलब अभी भी मेन ही बात चल रही थी, लेकिन अब मेन टॉपिक पर आ जाते हैं हम। और मेन टॉपिक क्या है कि सपोज करें कि मान लिया जाए कि हमारे पास में कोई श्रेणी है और 5 10 15 20 25 और इस प्रकार से डैश 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 कंटिन्यू। पहला पद 5, दूसरा पद 10, तीसरा पद 15, चौथा पद और ये पांचवा पद। देखिए ये क्या है, पहला पद है। कौन सा पद है ये, सबसे पहले लिखा है मतलब पहला पद। पहला पद है तो इसको A1 से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, A1 से प्रदर्शित किया जाता है। A1 मतलब पहला पद। इसको प्रदर्शित किया जाता है A2 से, इसको प्रदर्शित किया जाता है A3 से, इसको प्रदर्शित किया जाता है A4 से, और इसको प्रदर्शित किया जाता है A5 से। और इसी प्रकार से मान लिया जाए कि A5 मैंने लिख रहा हूँ, डैश डैश यहीं पर लगा देता हूँ। और आगे क्या है, अंतिम पद है। अंतिम पद मतलब इसको प्रदर्शित किया जाता है L से। ये AN क्या लिखा है भाई, EN का मान हो सकता है 50 हो। EN का मान मतलब 50वां पद या 100वां पद या 150वां पद। तो जो निश्चित पद नहीं है उसको हम AN से प्रदर्शित करते हैं। N का मान अगर 10 रख देंगे तो 10वां पद, 11 रख देंगे तो 11वां पद। हमें नहीं मालूम ना कहाँ तक 11 है। और जो भी पद आखिरी रहेगा, लास्ट रहेगा, तो AN को क्या बोला जाता है, लास्ट पद मतलब स्मॉल l से प्रदर्शित किया जाता है। ये बात समझ में आ गई। और जो पहला पद रहेगा उसको A से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए क्या क्या बोल रहा हूं मैंने। कभी भी आपको अगर समांतर श्रेणी प्राप्त होती है या कोई भी श्रेणी प्राप्त होती है तो हमेशा पहले पद को पहले पद को पहला, या तो पहला पद लिख देता हूं मैं, पहला पद, पहला पद, पहले पद को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, A1 से किया जाता है या इसको A भी कहा जाता है। ठीक है। जो अंतिम पद है, अंतिम पद को AN से भी प्रदर्शित कर सकते हैं या तो फिर कैसे प्रदर्शित करते हैं, L से प्रदर्शित करते हैं। L का मतलब लास्ट टर्म। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें से इसको माइनस करते हैं तो क्या मिल रहा आपको, क्या मिल रहा, 5। या तो बोल सकते कि इसमें 5 को जोड़ेंगे तो ये प्राप्त हो रहा है। यदि आप इसमें से इसको माइनस करते तो क्या मिल रहा, 5 मिल रहा। इसमें से अगर इसको माइनस करते तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। और इसी प्रकार से क्रमागत चलते जा रहा। क्या हो रहा, माइनस कर रहे हैं मतलब दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर रहा है, मतलब A2 में से A1 को माइनस कर रहा है, या तो फिर A3 में से A2 को माइनस कर रहा है, या तो फिर A4 में से A3 को माइनस कर रहा है। तो आपको क्या मिलेगा, D प्राप्त होगा। D मतलब कॉमन डिफरेंस। देखिए सार्वांतर, इसको बोला जाता है सार्वांतर। सार्वांतर, और सार्वांतर को कैसे प्रदर्शित किया जाता है,
डी से प्रदर्शित किया जाता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या बोला जाता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस है इसलिए डी से प्रदर्शित किया जाता है। कॉमन क्यों लगाया? सार्व अंतर, दो क्रमागत पदों का जो अंतर है ना, देखिए इसका और इसका, इसका और इसका, इसका और इसका, दो क्रमागत पदों का जो अंतर रहेगा उसको क्या बोला जाता है? सार्वांतर बोला जाएगा। और ये वाला जो अंतर रहेगा वो क्या होना चाहिए? सदैव समान होना चाहिए, तभी समांतर श्रेणी बनेगी। क्लियर? आपने ये देखा कि इसका और इसका अंतर कितना है? आपके पास में यहां पर क्या है? ये मिल गया, ये पहला पद है तो ये क्या है? ये है। यहां पर क्या लिख सकते हैं हम? a प्लस डी लिख सकते हैं। दूसरा पद कब प्राप्त होता है? पहले पद में जो अंतर है सार्वांतर, उसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको? दूसरा पद मिलेगा। इसका मतलब सार्वांतर को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? डी से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें अगर डी को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको? a प्लस डी मिलेगा। इसमें भी a प्लस डी है और एक डी जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? a प्लस 2d बन जाएगा। a प्लस 2d है, इसमें और एक d जोड़ देंगे तो अगला पद मिलेगा, a प्लस 3d हो जाएगा ये। और इसी प्रकार से आगे लगातार चलते जाएगा। ये बात समझ में आई? पहले पद में d को जोड़ेंगे तो दूसरा पद मिलेगा, दूसरे पद में फिर d को जोड़ देंगे तो तीसरा पद मिलेगा, तीसरे पद में फिर d को जोड़ देंगे चौथा पद मिलेगा, और इस प्रकार से आगे तक चलते जाएगा। देखिए पहला पद a1 इज इक्वल टू कब प्राप्त हुआ आपको? a1 का मान कितना? ये है। a2 का मान कैसे प्राप्त हुआ? जब पहले पद में d को जोड़ दिया तो दूसरा पद मिल गया। a3 कैसे प्राप्त हुआ? इसमें 2d को जोड़ दिया। a4 कैसे प्राप्त हुआ? a प्लस 3d को जोड़ दिया, और इसी प्रकार से आगे लगातार चलते जाएगा। बात क्लियर है? कब तक चलते जाएगा? देखिए दूसरा पद कब प्राप्त हुआ? जिसमें 1d जोड़ा है। यनवा पद क्या कैसे प्राप्त होगा? इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। देखिए ध्यान देना इधर। दूसरा पद कब प्राप्त हुआ? जब 1d है। तीसरा पद कब प्राप्त हुआ? जब 2d है। और चौथा पद कब प्राप्त हुआ? जब 3d है। तो यनवा पद कब प्राप्त हुआ? तो a प्लस n माइनस 1d। नहीं आई बात समझ में? यहाँ 3 है तो यहाँ कितना है? 2 है, एक कम है। यहाँ 4 है तो यहाँ पर कितने हैं? 3 है, मतलब एक कम है। यहाँ n है तो यह n की अपेक्षा एक कम रहेगा, तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा? यनवा पद यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। बात क्लियर है? आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन कैसे मिलेंगे? क्वेश्चन मिलेंगे कि एक श्रेणी दी हुई रहेगी और आपसे बोला जाएगा कि अच्छा ये बताइए कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, ऐसा बोला जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखेंगे क्या आया। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखेंगे क्या आया। ये अगले पद में से इसको माइनस करेंगे तो देखेंगे क्या आया। अगर ये सारे मान अगर बराबर है तो समांतर श्रेणी में है, मतलब क्रमागत पदों का अगर अंतर समान है तो क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी में है, अदरवाइज समांतर श्रेणी में नहीं है। क्लियर? ओवरऑल अगर इसकी परिभाषा देखें तो आप परिभाषा कैसे बना सकते हैं? इसकी कैसे बनाएंगे इसकी परिभाषा? आपको मालूम है कि संख्याओं का संग्रह, संख्याओं का संग्रह है ना। हमारे पास में बहुत सारी संख्याएं हैं और संग्रह ऐसे हो कि जिसका प्रत्येक अगला पद, जिसका प्रत्येक अगला पद पिछले पद में, अगला पद प्रथम पद को छोड़कर, ठीक है। क्या हो रहा? संख्याओं का संग्रह जिसका प्रत्येक अगला पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या
जोड़ने पर प्राप्त होता है, जोड़ने पर प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। आई बात समझ में? इसको क्या बोला जाएगा? समांतर श्रेणी कहा जाएगा। हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि श्रेणी का के प्रथम पद को A1 या ए से तथा सार्वांतर को डी से प्रदर्शित करते हैं, है ना? इस प्रकार से हम यहाँ बोल सकते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए अगर मान लिया जाए मेरे पास में 2, 6, 10, 14 और इस प्रकार से एक श्रेणी है और डैश 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 यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। देखिए, इसमें से इसको माइनस किया जाए तो कितना आ रहा? 4। इसमें से इसको माइनस किया जाए तो 4, इसमें से इसको माइनस किया जाए तो 4। मतलब दो क्रमागत पदों का अंतर क्या है? समान है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये समांतर श्रेणी बन जाएगी। ठीक है ना? अच्छा, यहां पर सार्वांतर कितना है? सार्वांतर कितना है यहां पर? बराबर से डी बराबर से 4। डी बराबर से कितना है? 4 है। ठीक, दो क्रमागत पदों का अंतर 4 है। अच्छा, अब बताना समांतर श्रेणी में है या नहीं है? 20, 15, 10, 5, 0, -5 और ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है? कैसे चेक करेंगे? इसमें से इसको माइनस किया तो -5, 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 इसमें से इसको माइनस किया तो -5। मतलब यहां पर सार्वांतर क्या है? सार्वांतर है d बराबर से -5। अब बताना कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। 8, 8, 8, 8, 8 और 8 समांतर श्रेणी में है या नहीं है? इसमें से इसको माइनस किया तो 0, 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 मतलब 0 0 मिल रहा। तो सार्वांतर क्या हो गया? तो सार्वांतर सभी में आपको यहां पर मिल रहा है कि सभी क्रमागत पदों का अंतर कितना है? 0 है। कहने का मतलब ये हुआ हमारा यहां पर कि सार्वांतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, या तो फिर 0 भी हो सकता है। तो आप यहां पर नोट में लिख सकते हैं कि नोट में लिख सकते हैं कि सार्वांतर क्या हो गया? धनात्मक, ऋणात्मक या 0 हो सकता है ना? हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से हम यहां बोल सकते हैं। ठीक, ओवरऑल हमें जो अगली एक्सरसाइज मिलना है उसमें आपको यही बोला जाएगा कि ये जो श्रेणी दी हुई है, इस श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी में है या नहीं है ये चेक करना है। कई बार आपको समांतर श्रेणी के कुछ पद दिए जाएंगे, 4 पद दिए, तो आपको बोला जाएगा कि 5वां और 6वां पद ज्ञात करिए। ठीक है ना? तो 5वां 6वां पद ज्ञात करना है। किस प्रकार से ज्ञात करना है तो देखेंगे हम एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।